कैसे हम गुलामी की निशानियों को मिटाएं और संपूर्ण स्वाधीनता पाएं। भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत देश में गुलामी की जो निशानियां बची हुई हैं, इस विषय पर बात करूंगा। भारत देश कहां कहां अभी भी गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का। भारत देश अभी भी कहां कहां गुलाम है विदेशियत का। इस विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही राष्ट्र का होता है। राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है। राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। ये मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता अभी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा अभी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी देश जब आजाद होता है किसी दूसरे देश की गुलामी से, तो सबसे पहले वो देश, सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में। 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है? अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में। तो चीन ने क्या किया? 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था, तो माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, माओ उसी तरह का नेतृत्व चीन के लोगों को प्रदान किया था जैसे आज हमारे परम पूजनीय स्वामी जी भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।
एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जैसे भारत में करने की कोशिश आज हो रही है भारत स्वाभिमान की मदद से, और उसके सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी हैं, वैसा ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन माओ जेडोंग ने किया था चीन में, और बहुत सफल हुआ था, और उसके बाद चीन पूरा बदल गया। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है। ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण है, जापान भी गुलाम हुआ है, और जापान तो 3 देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आजादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के और छोटे देशों का उदाहरण दें, क्यूबा का दें, ब्राजील का दें, मैक्सिको का उदाहरण दें, या स्पेन का उदाहरण लें, स्वीडन का लें, स्विट्जरलैंड का लें, डेनमार्क का लें, नॉर्वे का लें, दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो ये कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला। अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया। वो अधिकारी मर गया। उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहाँ से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं। लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया, वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के 63 साल के बाद 2009 में भी चल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था। कलकत्ता में वो पहले खुला था, अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं। वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का, लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, वो सब कुछ अंग्रेजियत से भरा हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैकॉले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे। जैसे एक विषय होता है, उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान, लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मैकॉले कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए। तो मैकॉले ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया। अब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है। माने मैकॉले की याद वो अभी भी दिला रहा है।
मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं, प्रोफेसर हैं जिनको 60-60 हजार रुपए महीने की तनख्वाहें मिलती हैं, और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। ये सब शर्मनाक लगता है। मैकॉले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए, उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए। और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है। 33% या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है, और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है। और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर 1-2 दिन में उनको वो सब लिखवा लेना, और रट के वो लिख देंगे कॉपी में। 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए, उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है। अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता। और अंग्रेज ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता। माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया, उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है। इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है, पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है। क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है, मैं मानता हूँ पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें। और हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए, उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने ये कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है, क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम। फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया, और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया। तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए। इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए, और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं,
लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई, इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए और भला हो हमारे इतिहासकारों का उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के जेनेटिक विशेषज्ञ जो हैं, जो डीएनए, आरएनए आदि आदि की जांच करने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बड़ी भारी परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और वो कॉन्फ्रेंस का जो रिसर्च का बिल्कुल अंतिम निर्णय है वो ये कहता है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य सब भारतवासी ही थे, जरूरत और समय आने पर वो भारत से बाहर गए थे। अब आर्य हमारे यहाँ कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है। कोई ऐसा जाति समूह हमारे यहाँ आर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भी जातियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब आर्य माने जाते हैं। वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर वो श्रेष्ठ आचरण करता है, हमारे यहाँ उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई जाति समूह नहीं है, वो सभी जाति समूहों में श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ऊंचा चरित्र जिसका है, आचरण जिसका दूसरों के लिए उदाहरण के योग्य है, जिसका किया हुआ, जिसका बोला हुआ, जिसका कहा हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, वो सभी आर्य हैं। हमारे देश में परम श्रद्धेय और परम पूजनीय स्वामी दयानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, आशफाकुल्ला, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चित्तूर चन्नम्मा, ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है। राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया। नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया। भगवान श्री राम को हम आर्य कहे, आर्य नरेश कहा जाता था उनको। श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया। अर्जुन को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया। या द्रौपदी को आर्य पुत्री का संबोधन कई जगह है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो आर्य कोई जाति समूह है ही नहीं। ये तो सभी जातियों में श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाले लोग, धर्म को धारण करने वाले लोग आर्य कहलाए हैं। तो अंग्रेजों ने ये गलत हमारे इतिहास में घुसाल दिया और इससे बड़ा एक विक्षेप हमारे इतिहास में डाला गया कि हम भारतवासी हजारों साल से गाय का मांस खाते रहे हैं। अब हजारों साल से कोई देश गाय का मांस खाता रहा हो, उस देश में गो हत्या को बंद कराने के लिए कोई अपना बलिदान कैसे दे सकता है? फिर एक मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर भारतीय समाज गाय का मांस खाने वाला समाज है तो फिर भारतीय समाज में गोरक्षा का आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय बचाने के लिए आंदोलन क्यों होना चाहिए? गाय की रक्षा करने के लिए हमारे नागरिकों ने अपना जीवन दिया है, वो जीवन उन्हें क्यों देना चाहिए? हमारे इतिहास में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है अमर शहीद मंगल पांडे का, जिन्होंने गोरक्षा से आंदोलन की शुरुआत की और देश की आजादी का आंदोलन वो बन गया पूरे भारतवर्ष में, और उसने आग लगा दी पूरे देश को। आप जानते हैं अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी हुई थी तो सवाल तो गाय की रक्षा का था। जब मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए बैरकपुर की छावनी में, जो कोलकाता के नजदीक है, उनको किसी ने बता दिया कि आप जो कारतूस मुंह से खोलते हो इसमें गाय की चर्बी लगी होती है, और अगर आप कारतूस मुंह से खोलते हो उसमें गाय की चर्बी लगी होती है तो आप तो गोरक्षा की बात करते हो, फिर ये कैसे होता है? तो मंगल पांडे को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा जिसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन को मंगल पांडे ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उस पे गाय की चर्बी लगी रहती है? मेजर जनरल ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना ना कहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उनके हाथ में जो बंदूक थी, राइफल थी, उसको उन्होंने चला दिया और ह्यूसन को मार डाला। ह्यूसन की हत्या हो गई। और ये काम मंगल पांडे ने बहुत सोच समझ के किया था, पूरे होशो हवास में किया था और विवेक के साथ किया था। और ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं, 29 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फिर उनके ऊपर मुकदमा चला। उस पूरे मुकदमे की सुनवाई के दौरान
मंगल पांडे ने जो सबसे बड़ी बहस की, उन्होंने अपना वकील नहीं किया था, खुद अपनी बहस की, और उस बहस में वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे भारत की जमीन पर अंग्रेज आए, हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, हमारी गौ माता की हत्या की, हमको गुलाम बनाया, हमारी लूटपाट की, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाय हमारी माँ है और हमारी माँ का कोई अंग्रेज कत्ल करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों को तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे आपने जिंदा रखा तो और 2, 4, 5 अंग्रेज अधिकारियों को मैं ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने मेजर ह्यूसन को मारा है। इस पर पूरे देश में क्रांति की और बगावत की शुरुआत हुई थी। तो आप जरा कल्पना करो कि जिस देश के नागरिक गाय की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, गाय कटने से बंद हो, गाय बचे, उसके लिए वो अपना आत्मोत्सर्ग करने को तैयार हैं, उस देश के लोग गाय का मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे वेदों में कोई प्रमाण इसका नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो उल्टे प्रमाण मिलते हैं कि गाय को अगर कोई मारता है तो उसको मार दिया जाए, गाय को कोई काटता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, गाय को कोई काटता है तो उसके पांव काटे जाएं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। तो जिन वेदों में, उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में गाय को कत्ल करने वाले को फांसी दी जाए, ऐसे उदाहरण मिलते हो, वह कैसे संभव है कि गाय की हत्या करने वाले लोग हों या गाय का मांस खाने वाले लोग हों? अंग्रेजों ने ये सारा विक्षेप हमारे शास्त्रों में भरवाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है, हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो-बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है, तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में, और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने ये काम नहीं किया है। मैं नाम ले लूं अगर, तो एक अंग्रेज का नाम सबसे ज्यादा ले सकता हूं। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्तवचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये कैसे कर पाया वो? विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहाँ कहाँ विकृति करके उसको फिर से बनाना है, आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी, जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं, घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया, बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है और सूचना के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सांस्कृतिक रूप से भारत नीचा देश है, गुलामों का देश है, हमेशा विदेशियों के हमलों का शिकार रहा देश है। अंग्रेजों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हजारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया।
जब हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम हो सकता है तो हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है। अंग्रेजों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में, हजारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेजों के आने से अगर ठीक ठीक पहले की जानकारी लें तो मात्र 1000 वर्ष पहले पहला विदेशी आया मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूरलंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया, वो मुगल थे। जैसे बाबर आया, बाबर ने लूटपाट ही नहीं की, भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का, इसको हम एक खास नजरिए से देखें तो अंग्रेजों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज सबसे ज्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, और मजबूत यूरोप के देशों ने अंग्रेजों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो अपने बारे में सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सभ्य नहीं है। तो अंग्रेजों से पूछा गया, भाई क्यों सभ्य नहीं है? तो कहते थे कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं। जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि ये वस्त्र भी जो है इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोगों ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता, इनको तो सभ्यता नहीं आती। अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो वो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेजों को ये बात मालूम थी कि जब अंग्रेज जंगली और बर्बर थे सारी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज हजारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर अपनी नग्नता को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेजों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और अपने नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से। तराजू के एक पलड़े में कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो सोना मिलता था उसके बदले में। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इतिहास में ये डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सबके पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं, हमें कोई नहीं लूट सकता। आप अपने घर के बारे में ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका घर स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है,
तो आपके घर पर कोई हमला नहीं कर सकता, आपके घर को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन अगर आपका घर किसी का पराधीन हो जाए, किसी का गुलाम हो जाए, तो जो आपको गुलाम बनाएगा, जो पराधीन बनाएगा, वो कभी भी आपके घर को लूट लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।